बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज वागड़ के चर्चित चेहरे जो राजनीतिक में विशेषज्ञ भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेश पटेल, संयोजक ओबीसी अधिकार मंच और सामाजिक मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम भारत दोषी है, गांधी दर्शन लेखक हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया था। तो भील प्रदेश को लेकर आज देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तो भील प्रदेश की मांग का क्या संवैधानिक पक्ष क्या है? भील प्रदेश की मांग से पहले हमको राज्य की संवैधानिकता देखनी पड़ेगी। राज्यों की मांग का प्रावधान कहाँ पर है? तो भारत के संविधान में संवैधानिक प्रावधान हर चीज के लिए किए गए। तो संविधान का अनुच्छेद 3 जो है, केंद्र की संसद अर्थात राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के संयुक्त रूप को संसद कहते हैं और उन्हें शक्ति देता है नए राज्य के निर्माण का, किसी भी राज्य की सीमा को कम करने का, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाने का और साथ ही साथ नाम परिवर्तित करने का। तो संवैधानिक प्रावधान तो केंद्र की संसद के अंदर है नए राज्य के निर्माण को लेकर। अच्छा, नए राज्य के निर्माण? हाँ, नए राज्य के निर्माण को लेकर। और आज़ादी जब हुई तब 14 राज्य थे और आज की तारीख में हम 28 राज्य देश में ज़रूरत के हिसाब से बनते गए और आगे भी बन सकते हैं। और पूरे देश में अगर बात करें तो लगभग 11 से 13 जगह नए राज्यों के निर्माण की मांग उठ रही है अभी। और हाँ बिल्कुल, अभी उठ रही है हर क्षेत्र से। राज्यों की जो मांग का एक आधार जो बना है, राज्य भाषा के आधार पे और भौगोलिक आधार पे राज्य बना है। इस आधार पे ही ज़्यादातर विवाद जो बांसवाड़ा के ये अपने इस भील प्रदेश को लेकर के इस विषय पे ज़्यादा विवाद रहता है कि भाषा कौन सी होगी और भौगोलिक क्षेत्र कौन सा होगा। तो संवैधानिक जो प्रावधान है उसमें इसको देखा जाना चाहिए। तो दूसरा सवाल है कि भील प्रदेश की मांग को राजनीतिक पार्टियों का रुख क्या है? क्या दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां भी चुप रहेगी या? अभी हाल ही में मानगढ़ पर आदिवासी परिवार का कार्यक्रम हुआ, उसमें यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी तो इस मांग के समर्थन में है। दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस की कुछ राजनेता स्थानीय स्तर के भी और प्रदेश स्तर के भी भील प्रदेश की मांग को लेकर के सकारात्मक रुख रखते हैं और इसको एक सामाजिक आंदोलन मानते हैं और इस मांग के समर्थन में बोलते हैं कि होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रुख इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि वो इस तरह से, जैसे बीजेपी के जो गृह मंत्री है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की मांग को हम समर्थन नहीं करते। वहीं प्रदेश स्तर के नेता ने कहा कि इस तरह की मांग है वो विभाजनकारी है। तो ये उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि भील प्रदेश नहीं बनना चाहिए। लेकिन दूसरी 2 पार्टियां हैं वो इसके समर्थन में है और इसके समर्थन में अपने विचार रखते रहे। भील प्रदेश को लेकर ओबीसी और सामान्य वर्गों में कुछ आशंकाएं हैं। नहीं, आशंकाएं बिल्कुल है। एक तो मैंने भी पूर्व में भी कहा कि नए राज्य की मांग का जो इशू है वो एक संवैधानिक दायरे के अंदर है। वो संविधान की जो संसद है देश की हमारी, वो पूरा करेगी और रिजेक्ट भी करने का अधिकार उसको है। तो ओबीसी और जनरल के लोगों को यहाँ पर एक तो डरना नहीं चाहिए। दूसरा, जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार है, किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मांग को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये एक मांग है जिसको संवैधानिक तरीके से रखा जाए और संवैधानिक तरीके से इसको प्रोसेस में लिया जाए। और जो इसके पक्ष में है वो इस चीज को लेकर विपक्ष में रहने वालों को भी वैमनस्यता न पाले, और जो इस भील प्रदेश या नए राज्य के निर्माण के पक्ष में नहीं है वो भी वैमनस्यता न पाले। एक नो डाउट ये सामाजिक मुद्दा बन चुका है अपने क्षेत्र में, इस पर विचार विमर्श करें, इसके फायदे नुकसान उस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और मन में जो आशंका उस पर भी बात होनी चाहिए। तो कभी कभी देखा जाता है कि जिससे खासकर शहरी क्षेत्रों में चर्चे भी होते हैं कि भील प्रदेश हालांकि बनने की बात अभी तो लंबा बहुत लेकिन अभी से लोगों में कहते हैं कि अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
इस बारे में आपका क्या कहना है? इसका कारण है इसका नाम को लेकर के। अच्छा, भील प्रदेश नहीं होकर के अगर जाम्बू खंड प्रदेश होता जी। तो इस तरह की आशंकाएं कम आती। वो शब्द के कारण भी दिक्कत हो रही है। लोग बागों को के इस जाति का ही भील प्रदेश बन जाएगा तो हमारे को कुछ दिक्कतें आएगी, ये सोच रहे, लेकिन होता नहीं ऐसा। कोई आशंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे राज्य बने हैं। वैसे भी छोटे राज्य बनते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होती है, तो छोटे राज्यों में, हाँ, इसलिए अगर इस तरह के राज्य बनते हैं तो कोई खास बड़ी बात नहीं है और आशंका नहीं रखनी चाहिए। हर किसी के संविधान ने हमारे बहुत सारे हकों को संरक्षित किया है, तो निश्चित रूप से सभी के हक संरक्षित हो जाएंगे, इसलिए इस तरह की आशंका निर्मूल है। अगर छोटे राज्य बनते हैं तो क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए क्या रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं? डेफिनेटली छोटे राज्य बनते हैं तो रोजगार के नए आयाम खुलते हैं। जैसे झारखंड की बात करें तो वहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें 75% आरक्षण उस क्षेत्र के लोगों के लिए, मतलब बाहर का भी ठेकेदार ठेका नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं वो एक रोजगार का एक नया आयाम खुलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे राजस्थान में बात करें तो आज की तारीख में 64% आरक्षण है, लेकिन बाकी का जो 36% आरक्षण है राजस्थान में, उसमें देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति आ सकता है। लेकिन अगर दूसरे राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, तो वहां पर उन्होंने एक सीमा तय कर दी है कि 95% भर्तियां जो है स्थानीय राज्य के लोगों से ही होगी। तो कहीं ना कहीं छोटा राज्य अगर बनता है, नो डाउट उसमें नाम को लेकर काफी विवाद है, आशंकाएं हैं लोगों के मन में, लेकिन आशा करता हूँ अगर नया राज्य बनेगा तो सबकी सहमति से ही बनेगा और नाम भी सबकी सहमति से होगा। तो रोजगार के आयाम तो बिल्कुल खुलते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि 3 छोटे राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, 2000 में भाजपा सरकार ने बनाए। तो उसमें एक स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी और एक निष्पक्ष स्टडी की जरूरत है कि उन राज्यों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ताकि हम नए राज्य को लेकर आगे बढ़े या नहीं बढ़े। अच्छा, अगर वहाँ की स्टडी कर लेंगे जो नए राज्य बने कुछ वर्षों में कि वहाँ का क्या हाल है, और अगर वहाँ का रिजल्ट अच्छा है तो इस बारे में गौर भी करना चाहिए। वैसे भी हम देखते हैं छोटे राज्यों का तो प्रशासन अच्छा ही होता है। अशोक गहलोत ने जो 50 जिले बनाने का प्रयास किया था, कुछ जिले खत्म हो गए, उसके पीछे भी यही सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन तक लोगों की पहुंच बनेगी, और संभाग भी बनाया बांसवाड़ा को, तो उसके पीछे भी यही सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रशासन अच्छी सरलता से कर सकेगा। तो छोटे राज्यों की मांग तो उचित भी है कि छोटे राज्य बनने चाहिए। 44 जिलों का इतना बड़ा भील प्रदेश, जिसमें 11 करोड़ से भी अधिक की आबादी का प्रदेश अगर है, तो क्या इसमें नहीं, डेफिनेटली देश की संसद सर्वोपरि है। वो चाहे तो 44 जिलों क्या 400 जिलों का भी राज्य बन सकता है और 10 जिलों का भी राज्य बना सकती है। तो प्रैक्टिकल कितना है, बनना संभव है? संभव, संसद के हाथ में सब कुछ अच्छा, है। वो चाहे तो 5 राज्यों का मिला के एक राज्य कर दे। अच्छा। संसद के पास इतना पावर है, हमारे देश के संविधान ने दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ 4 राज्य जो हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को जोड़ना और वहाँ के लोगों को इस मांग में समाहित करना काफ़ी चैलेंजिंग है। इसके मांग के समर्थन में जो लोग हैं, क्योंकि आज तक 4 राज्यों को जोड़कर नया राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब कहीं हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। भारतवर्ष में 2 राज्यों को जोड़ के नया राज्य जरूर बनाया, 2 राज्यों के टुकड़े करके एक राज्य में से एक एरिया निकाल कर नया राज्य का निर्माण किया, ये हुआ। लेकिन संसद के पास पावर है कि वो 4 राज्यों को भी तोड़ के एक नया राज्य निर्माण कर सकते हैं। ये पूरा पावर संसद के पास है। तो क्या लगता है आपको, संसद? हाँ, संसद कर सकती है, लेकिन इतना कोई संभव इसलिए नहीं लगता है कि इतने बड़े राज्य की संरचना क्या होगी, उनकी भाषा क्या होगी, उनका संपर्क भाषा क्या होगी, राजकाज कौन सी भाषा में चलेगा,
ऐसे बहुत सारी, और सांस्कृतिक कोई, मेरे को तो लगता नहीं कि कोई सांस्कृतिक एक जैसा इन चारों राज्यों के लोगों का सांस्कृतिक संरचना एक जैसी हो, ऐसा भी नहीं लगता। अच्छा। महाराष्ट्र वाले तो मराठी बोलते हैं, वहाँ पे भले किसी भी समुदाय को, गुजरात में तो सारे लोग गुजराती बोल रहे हैं, तो अपने इस एरिया में जरूर, राजस्थान मध्य प्रदेश में जरूर भीली भाषा के हिसाब से हो सकता है, पर इतना सारा इतना बड़ा राज्य बनाना, प्रदेश और राजस्थान, हाँ, तो वहाँ बोलते हैं तो हो सकता है कि एक राज्य बन जाए, पर इतना बड़ा राज्य बनाना हाँ। व्यावहारिक रूप से लगता नहीं कि इतना बड़ी मांग स्वीकार हो सकती है। तो भील प्रदेश की मांग को लेकर इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का क्या कहना है, क्या सोचना है? इतिहासकारों की बात करें तो अभी बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने 1896 का शायद मैप इन्होंने ट्विटर पर डाला था, जिसको लेकर काफी विवाद भी मचा, और भील कंट्री उसमें मेंशन किया था, जिसको लेकर उन्होंने बाद में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया कि भील कंट्री का मतलब देश नहीं होता, भीलों का ऐसा क्षेत्र, उसका नक्शा था वो। लेकिन नो डाउट उसके ऊपर विवाद चल रहे हैं और अभी भी उसकी स्वीकार्यता नहीं हो पाई है। तो मैं समझता हूँ इतिहासकार तो डॉक्टर हीराचंद ओझा ने भी इसको लेकर कहा कि गोविंद गुरु जो हमारे सबके आदर्श रहे हैं और हैं, उनके ऊपर यह आरोप था कि ये एक नया भीलों का एक नया राज्य बनाना चाह रहे हैं, मतलब उनका सपना था, उनका सपना था, ये आरोप लगाया जाता है। और उस समय जो अंग्रेज थे और जो रियासतें थी, उस आरोप के चलते इनके ऊपर आक्रमण हुए। तो इतिहास में तो है, लेकिन इतिहास में उनके ऊपर ये आरोप था। अब वास्तव में क्या था, ये तो इतिहासकार और ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत है इतिहास को, और समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में ये मांगे क्या थी और इन पर काम करने की ज़रूरत है। अभी सुभाष चंद्र कुशवाहा करके एक लेखक है, इतिहासकार है, उन्होंने भील विद्रोह नाम से पुस्तक लिखी है। उसमें ये स्पष्ट किया है कि गोविंद गुरु है वो भील प्रदेश बनाना चाहते थे, उसका पृथक भील राज्य बनाना चाहते थे। तो इतिहासकार तो इसमें सहमत हैं, और एक कहीं मैंने पढ़ा कि वागड़ की संस्कृति के नाम से भी एक किताब है, जिसकी प्रस्तावना में भी उस इतिहासकार का नाम तो नहीं पता लगा, लेकिन उसमें उन्होंने भी लिखा है कि भील प्रदेश की मांग इस क्षेत्र के अंदर की जा रही है। नहीं, एक सबसे जो गलत बात इतिहासकारों की मैं अक्सर देखता हूँ, भीलों के विरोध को इन्होंने भील विद्रोह करके खत्म कर दिया। अच्छा, विरोध था। हाँ, और दूसरों के विरोध को स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी गई। अच्छा। लेकिन भीलों का तो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बहुत नीचा दिखाया गया इतिहासकारों द्वारा। तो भीलों का विद्रोह भी एक स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो मेरा इतिहासकारों से भी अनुरोध है कि भील विद्रोह की संज्ञा को छोड़कर स्वतंत्र आंदोलन में भीलों का योगदान, उस पर हमें बोलने की जरूरत है। भील विद्रोह गलत शब्द है। हालांकि वो तो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़े थे ना। हाँ। और ये बात भी मतलब 70 साल बाद या 65 साल बाद एक मतलब आम हुई है कि मानगढ़ धाम पर भी इतने शहीद हुए थे, 1500 से अधिक। यानी कि वो भी हमको बरसों बाद मालूम पड़ी। आम मतलब भारतीयों को नहीं मालूम था। हाँ, नहीं, 65 साल उस समय मीडिया भी नहीं था, और उन लोगों का जो जिन्होंने विद्रोह किया उनमें भी पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। जैसे मीडिया नहीं था, लेकिन जैसे जलियांवाला बाग का जिक्र है। हाँ। या और भी जो हमारे वही कह रहा हूँ, आदिवासी क्षेत्रों के साथ आजादी से पहले भी कुठाराघात होते हैं और आजादी के बाद से लेकर आज तक हो रहा। राजनीतिक दृष्टिकोण से अपन देखें तो एक भी आदिवासी राजस्थान में मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना। क्या कारण है? आदिवासियों में काबिलियत नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ भीखाबाई जो भील थे, दक्षिण राजस्थान से आदिवासी के रूप में सबसे पावरफुल और सक्षम नेता हुए, जो नहर भी है। और उनका राजनीतिक करियर जब आप देखेंगे 1952 से लेकर 2002 तक सक्रिय राजनीति में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, सब कुछ रहे। 50 साल का राजनीतिक करियर होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलती मानता हूं। आज जरूर राहुल गांधी आदिवासियों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उस समय भीखाबाई को बनाया जा सकता था। और उसके बाद मैं समझता आदिवासी एक मजबूत नेता के रूप में महेंद्रजीत सिंह मालविया उभरे, जो उस पद तक एक मुख्यमंत्री का लेवल रखते थे वो। लेकिन पार्टी चेंज हुई और उसके बाद उनके ग्राफ में जरूर गिरावट आई। तो आदिवासियों के साथ तो आज तक शोषण होता आया और अभी भी हो रहा है। सुभाष चंद्र कुशवाहा ने जो पुस्तक लिखी इतिहास की, उसमें उन्होंने जो रेफरेंस लिए वो ब्रिटिश आर्काइव से लिए।
गजेटियर से लिए हैं और बहुत प्रामाणिकता से उन्होंने अध्ययन करके और उस पुस्तक को लिखा है। इसलिए उसको ज़्यादा प्रामाणिकता से हम मान सकते हैं कि इस क्षेत्र में गोविंद गुरु का जो आंदोलन था वो बिल राज्य के लिए, पृथक बिल राज्य के लिए ही वो आंदोलन था, ये भी माना जा सकता है। अच्छा, आप तो एक लेखक हैं, अगर देखा जाए तो मतलब 70 साल से अधिक हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के पाठ्यक्रमों में मानगढ़ धर्म का क्या जिक्र है? है कुछ मतलब हर किसी नहीं, पूरा ये जिक्र जिस तरह से जालियांवाला बाग का है उस तरह से पूरे देश में नहीं है, लेकिन राजस्थान की पुस्तकों में जरूर मिल जाता है कहीं कहीं। आप और हम भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी अपनों को अब मालूम पड़ा है कि मानगढ़ धाम पर भी इसको पूरे देश से अधिक वीर शहीद हुए थे, है ना? हाँ, देश की आजादी के लिए। और इसीलिए यहाँ के सभी राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता जो किसी राजनीतिक दल की नहीं है, वो भी ये चाहती है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो स्मारक अभी तक तो नहीं हुआ। बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आए थे, उनके सामने ये मांग रखी गई थी, तो उन्होंने 4 राज्यों की, जो ये चारों राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसकी समिति बनेगी और वो तय करेगी, और ऐसा बहाना करके टाल करके चले गए, जबकि वो चाहते तो उस समय घोषणा कर सकते। नहीं, मैं समझता हूँ ये घोषणा जल्दी हो जाएगी और शायद नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले। बिल्कुल, चुनावी वर्ष में बहुत सारी चीजें होती है, कारण होती थी। नहीं तो फिर आदिवासी जो भील समाज है उसके तो 2 मुख्य मुद्दे मतलब उनकी सब हो जाएंगी। इतिहास को चुनाव, भील प्रदेश की बात है और एक पुराना मुद्दा इतिहास को चुनाव। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना ये एक बहुत बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है, और मैं समझता हूँ 2000 नेक्स्ट जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उससे पहले ये घोषणा हो जाएगी, या फिर विपक्षी दल इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल 100% करेंगे। तो इसमें तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी, मतलब ये तो नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको लेकर तो सभी राजनीतिक दल एक हैं। अच्छा, भील प्रदेश बनने पर स्थिति में क्या सुधार होगा? भील प्रदेश बनेगा तो उसमें क्या क्या प्रावधान करते हैं, झारखंड बनाया तो क्या प्रावधान किए, कितना हक दिया उन स्थानीय लोगों को, यहाँ पे जब बनेगा तो उनको कितना हक देंगे, मतलब कंपेयर करनी पड़ेगी दूसरे राज्य जो नए बने उनसे। हाँ, उससे होगा, और क्या सोच करके बना रहे हैं उसका अध्ययन होगा, उससे ही पता लगेगा। वैसे उससे फायदा तो ये होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और आगे बढ़ने में भी लोगों को खूब सारा अवसर मिलेगा, प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत सारा लाभ होगा स्थानीय लोगों को। ये लोगों को मैं समझता हूँ रोजगार के आयाम अभी भी हैं, लेकिन लोगों को अपनी स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। और नया राज्य बनता है तो रोजगार तो मिलेगा, लेकिन नए राज्य के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, कभी कभी बहुत बड़ा फेलियर भी हो जाता है। तो नए राज्य के लिए हमें आर्थिक संसाधन हमें कहाँ से मिलेंगे उस पर बात करने की ज़रूरत है। खनिज का जो है उत्खनन होता है, तो पूरा आदिवासी क्षेत्र है तो उसमें हम उत्खनन को लेकर हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, उसमें पानी का जो अपना प्राकृतिक संसाधन है उसको लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा कि जो 2 राज्यों के बीच में नदी विवाद होते हैं बहुत सारे, आज भी देश में बहुत सारे नदी विवाद चल रहे हैं। जैसे अपने माही के पानी का, हाँ, माही के पानी का यहाँ के लोगों की तो पूर्ति पूरी नहीं हुई, लेकिन ये बिल आदिवासी समाज का कहना है कि दूसरे राज्यों में भी पानी जा रहा है। हाँ, दूसरे राज्य में जल आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो वो इसी को संदर्भ में कि आप देखिए माही डैम का जो समझौता था 45% राजस्थान सरकार ने उस समय दिया था और 55% गुजरात ने दिया था, और उसको लेकर महेंद्रजीत सिंह मालविया जी जो हमारे यहाँ के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एज ए मिनिस्टर ये कहा भी था कि गुजरात का जितना भी बकाया हम देने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ वो बकाया देकर राजस्थान सरकार भी बीजेपी की है, गुजरात में भी भाजपा सरकार है, तो बकाया देकर माही का पानी सबसे पहले दक्षिण राजस्थान के लोगों तक पहुंचे, ताकि यहाँ के लोगों का उसका फायदा मिल विकास हो जाए। बिल्कुल, भील प्रदेश बनेगा तो एक सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि जो पैसा एक्ट है जी उसको यहाँ आसानी से लागू करवा सकेंगे। कैसे? पैसा एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी जमीन, इस क्षेत्र की जो आदिवासियों की जमीन है वो ग्राम सभा को पूछे बिना कोई भी नहीं ले सकता है, सहमति जरूरी है, सहमति होगी तो वो जमीन नहीं, ये पैसा एक्ट अभी भी लागू है, लेकिन इसको लेकर
क्या प्रावधान है, लोगों को जागरूकता का अभाव है। प्रचार प्रसार की कमी कहा जा सकता है। अभी जैसे 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नरेगा को लेकर कामकाज नहीं मिल रहा है, ऐसा कहा गया। बिल्कुल। जबकि नरेगा में एक फॉर्म होता है, फॉर्म 16 या ऐसा कुछ, मुझे जहां तक ध्यान है, वो भर के आप पंचायत में दीजिए और 15 दिन में अगर वो रोजगार नहीं देते हैं तो उनको रोजगार भत्ता देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका कुल मिला के वही कि प्रचार प्रसार की हाँ, कमी? लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। अभी भी पैसा एक्ट लागू है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी कानून है, वन विभाग की जमीनें दी जा रही हैं, तो वन विभाग की जमीन तो दे ही नहीं सकते हैं खनन के लिए, फिर भी दी जा रही है। ग्राम सभाओं के बिना अनुमोदन के पंचायतों में बहुत सारी जमीनें ली जा रही है उद्योगों द्वारा, तो वो अधिकारों पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, सैकड़ों सरपंच है, उन्हें भी क्या इस बात का इल्म या अनुभव नहीं है कि नरेश जी पटेल बता रहे हैं कि उसमें जो एक कॉलम होता है वो भर देने से भी हाँ, रोजगार मिलेगा। हो सकता है जानकारी हो, लेकिन उदासीनता हो सकती है, और जो काम करने का तरीका नहीं पता होगा, कैसे काम होता है ये भी नहीं पता होगा, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा, अमूमन देखा जा रहा है कि कहीं चर्चा होती है, आप और हम भी इधर उधर कहीं जाते ही रहते हैं, तो उसमें ये बात कही जाती है कि नए राज्य की जरूरत क्या है। नए राज्य की जरूरत क्या है, तो मैं समझता हूँ नए राज्य की जरूरत तो है, लेकिन नाम को लेकर जरूर वाद विवाद हो सकता है, नाम को लेकर जरूर अपने लोगों के मन में प्रश्न है। नए राज्य की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक दक्षिण राजस्थान का विकास नहीं हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ की स्कूल है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ की रेल कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत दूर है। कोर्ट जो है, यहाँ का जो हाई कोर्ट है राजस्थान को, जोधपुर है, जबकि 30 से 35 साल हो गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट की एक बेंच की मांग उदयपुर में की जा रही है। उसको लेकर 30 से 35 साल हो गए और हर बार इसको लेकर आंदोलन होते हैं। और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है चुन्नीलाल जी गरासिया, उन्होंने भी शायद 2 या 3 महीने पहले इस मांग को उठाया था। बरोबर, इसको उठाया, हाँ बिल्कुल, इसको हाईकोर्ट बेंच यहाँ स्थापित की जाए। तो क्यों नहीं हो पा रही, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। राजधानी अपनी देखो तो 500-550 किलोमीटर दूर है, एक मिनी सचिवालय यहाँ पर बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को अपने काम के लिए जयपुर नहीं दौड़ना पड़े हर बार। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में लेक्चरर्स नहीं है, TAD का बजट को लेकर काफ़ी अनियमितताएं सामने आती रही है। तो कहीं ना कहीं नया राज्य बनता है तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होकर काम हो पाएगा। मानगढ़ पर जो गोविंद गुरु ने आंदोलन किया था, उसका कर्म क्षेत्र अगर उतना भी छोटा राज्य बन जाए तो बहुत है। मानगढ़ का जो गोविंद गुरु का जो आंदोलन था, उनका जो कर्म क्षेत्र था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उधर गुजरात का दाहोद, रतलाम भी थोड़ा सा, पंचमहाल और मध्य प्रदेश का कुछ जगह 5 से 7 लाख। हाँ, मतलब ये भारत जी जो बता रहे हैं उन जिलों का शायद ये 44 जिले मुझे लगता थोड़ा नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन 10 जो जिले हैं अपने आसपास दक्षिण राजस्थान और अटैच्ड जो मध्य प्रदेश और गुजरात के हैं, उनका राज्य बनाना काफी इजी है, क्योंकि बोली में भी समानता है, रहन सहन में, आने जाने में, रिश्तेदारी में, कल्चर में समानताएं काफी है। तो उनका राज्य तो बनाया जा सकता है, काफी इजी पड़ेगा। इतना एक छोटा राज्य 10-12 जिलों का, 15 जिलों का बन सकता है। तो व्यावहारिक रूप से मांग रखी जाए तो मेरे ख्याल से दरवाजा खटखटाएंगे तो खुल भी सकता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा पर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।